आ जाओ। वेल 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 जीता, ताली बजाओ। यही है मेडल दर्शकों, ये देखिए यही है वो मेडल जो वो मलेशिया से जीत कर आए हैं भारत के लिए, झारखंड के लिए, रांची के लिए। ये मेडल और हमारे गर्व है, यही वो मेडल है। और इसमें लिखा हुआ है पारा थ्रो बॉल इंडिया। जब राष्ट्रीय गान का धुन जब बजा उस टाइम खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। समझिए कि छाती एकदम गर्व से ऊंचा हो गया था, एकदम कहता है कि आसमां में सुख नहीं हो सकता, कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। नमस्कार, आप देख रहे हैं थंडर न्यूज, मैं दीपक वर्मा। कहा जाता है हौसले अगर मजबूत हो तो बाधाएं कम पड़ जाती हैं, निम्न पड़ जाती है, और अगर हौसलों में जान हो तो उड़ान ऊंची भी हो सकती है, और ऐसी उड़ान हो सकती है जो आकाश से भी को भी चूमते हुए उससे आगे निकल सकती है। ऐसे ही एक प्रतिभा का परिचय और ऐसे ही एक हौसले का परिचय दिया है हमारे बीच एक ऐसे शख्स है जिनके कह सकते हैं कि वो असमर्थ है। कहा जाता है पहले उन्हें कहते थे विकलांग, लेकिन अब उन्हें नाम दिया गया है दिव्यांग, यानी दिव्य अंग। यानी कि इनके पास एक ऐसी प्रतिभा आ चुकी है जो एक सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकते हैं, और इन्होंने इस प्रतिभा के बल पर दिव्यांगता को नज़रअंदाज करते हुए उन्होंने अपनी प्रतिभा के बल पर मलेशिया में जाकर भारत का नाम रोशन किया है और वहां से गोल्ड जीत कर आए हैं। थ्रोबॉल चैंपियनशिप हुई थी अभी हाल फिलहाल में, और वो वहां से थ्रोबॉल चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो जो भी उन्होंने यहाँ पर जो वो जीत कर आए, और यहाँ पर जो कि मैं अभी जहाँ पे बैठा हुआ हूँ वो क्षेत्र है रांची का चंदवे, और चंदवे से आप अगर आगे बढ़ते हैं तो ये है चारी हुजीर बस्ती है, और इस चारी हुजीर बस्ती में ही ये एक छोटे सा मकान में रहते हैं। जब मैं इनसे मिलने आया तो वे खुद चलकर बाहर आए और उन्होंने मेरा वेलकम किया, स्वागत किया, और फिर वो मुझे लेकर आए। तो असमर्थता को उन्होंने, वो भूल चुके हैं कि असमर्थता है, उन्होंने अपनी ताकत को पहचान लिया है। तो ऐसे ही शख्स हमारे पास साथ हैं, हम इनसे चर्चा करते हैं और बात करते हैं कि कैसे उन्होंने मलेशिया में अपने आप को प्रतिनिधित्व करते हुए अपने आप को वहाँ पर परिचय दिया और वो इस मेडल को जीत पाए। तो हमारे साथ हैं ये प्रतिभाशाली व्यक्ति सनोज महतो, जिन्होंने ये प्रतिभा दिखाई है और भारत का नाम रोशन किया है और गोल्ड मेडल जीता है। सबसे पहले सनोज जी, आपको थंडर न्यूज में स्वागत है। नमस्कार। और इसके साथ साथ आपको कांग्रेचुलेसन कि आपने देश के लिए गोल्ड मेडल जीता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने मुझे बधाई देने के लिए यहाँ पे आए। शुभकामनाएं इसलिए कि आपने झारखंड का और पूरे देश का नाम रोशन किया है। तो इस प्रतिभा को परिचय देने के लिए सबसे पहले ये बताइए कि आप कैसे वहाँ तक पहुँचे, मलेशिया में कैसे परफॉर्म किया आपने? जी सबसे पहले तो काफ़ी मेहनत करने के बाद मैं इस मुकाम तक पहुँचा हूँ। मैं 2007 से ही खेल पे रुचि था, मेरा पहले बचपन से ही रुचि था। 2007 से इसका रुचि थोड़ा सा बढ़ते गया, और 2018 में मुझे मुकेश कंचन सर से मुलाकात हुआ। CCL में एक महिलाओं का फुटबॉल मैच चल रहा था, उसमें महिलाओं के साथ मैंने गया हुआ था। वहीं पे उनसे मुलाकात हुआ तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप काफ़ी रुचि देखते हैं खेल में, आप रुचि रखते हैं लगता है, तो क्या आप खेलना चाहेंगे कुछ गेम? तो बोले सर ज़रूर, अगर इसके बारे में बताएंगे तो ज़रूर मैं खेलना चाहूँगा। तो उन्होंने बोला कि एक सिटिंग वॉलीबॉल है जो नॉर्मल लोग खेलते हैं उसी टाइप का है, लेकिन ये सिटिंग वॉलीबॉल है, तो क्या आप खेलेंगे? तो मैंने कहा हाँ ज़रूर खेलूँगा सर। तो वही गेम के दौरान मुझे सिटिंग थ्रोबॉल के बारे में जानकारी दिया गया, तो सिटिंग थ्रोबॉल का प्रैक्टिस करने लगा, और धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते कैंप हुआ तमिलनाडु में, सिलेक्शन कैंप, वहाँ पे मैं अच्छा प्रदर्शन। तो यानी आप यहाँ से तमिलनाडु गए थे? जी, यहाँ से तमिलनाडु गया था वो ट्रायल में। अच्छा, और उस कितने खिलाड़ी गए थे वहाँ पे? काफ़ी संख्या में थे, लगभग 70-80 खिलाड़ी गए हुए थे, महिला पुरुष सभी मिला के। उसमें सभी का ट्रायल लिया गया, जो अच्छा किया उनका सिलेक्शन किया गया, उसमें से मेरा भी सिलेक्ट किया गया। आपका जो मलेशिया में सिलेक्शन हुआ था उसमें कितने लोग और थे ट्रायल में? उसमें भी काफ़ी लोग थे ट्रायल में। आप ही का क्यों सिलेक्शन हुआ?
मेरा खेल को देखते हुए कि मैं अच्छा परफॉर्मेंस किया, अच्छा दिखाया वहाँ पे अपना खेल, उसकी वजह से मैंने सेलेक्ट किया। आप जब खेल में प्रस्तुति परफॉर्म करने जा रहे थे, उससे पहले आप लोगों का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था और वहाँ पर आप लोगों को सम्मानित भी किया गया था। जी तो उस समय जब हमारी मुलाकात हुई थी, मैंने भी आपका इंटरव्यू उसमें लिया था, जी उस समय क्या आपको लग रहा था कि हम लोग गोल्ड मेडल जीत कर ही आएंगे? हालांकि आपने कहा जरूर था। जी, उस टाइम में इतना विश्वास था कि अपना देश के लिए कुछ करने जा रहा हूँ तो गोल्ड मेडल लेके आऊँगा। ये पूरा कॉन्फिडेंट के साथ हम लोग गए थे और आज नतीजन यही हुआ कि आज गोल्ड मेडल लेके आता है। कितने मेडल वहाँ पर आप लोग जीते हैं? जी, वहाँ पे ग्रुप मैच था तो सभी ने जी, कितने लोग खिलाड़ी थे वहाँ पे? उसमें 7 लोग का मैच होता है, उसमें से 12 लोग थे ताकि कुछ एक्स्ट्रा किसी को चोटिल हो गया या कुछ एक्सचेंज हो सके, इसके लिए एक्स्ट्रा प्लेयर्स भी रखा गया था। तो 7 प्लेयर्स का गेम हुआ था उसमें। इसमें मैं भी एक खेला अच्छा, था। एक महिला वर्ग भी वहाँ पे गई थी ना? जी, महिला वर्ग भी गए थे, उन्होंने भी अच्छा खेल का प्रदर्शन किया और गोल्ड मेडल लेके आया। हमारे पास एक वीडियो आया था आपका जिसमें मुख्यमंत्री आपसे मिल रहे हैं और बहुत आपसे बार बार वो झुक कर मिल रहे थे, आपसे बातचीत कर रहे थे, बड़ा प्रसन्न नज़र आ रहे थे। इससे पहले मुलाकात हुई थी या पहली बार उनसे मिले थे? जी, मलेशिया जाने से पहले भी उन्होंने हमें इनवाइट किया था कि शुभकामना देने के लिए कि आप अच्छा खेल के आओ बोल के। तो उस टाइम भी उन्होंने मुलाकात की थी। उसके बाद सेकंड मुलाकात जब वहाँ से गोल्ड लेके आया तब उन्होंने हमें बुलाया कि आप आओ और हमसे मिलो। तो बातचीत में क्या कुछ हुआ, क्या कुछ कहा? उन्होंने यही कहा कि जो आप लोगों का जो खर्च हुआ था आने जाने में, जो भी कॉस्ट हुआ था, जो प्रोत्साहन होगा तो हम लोग को करेंगे। तो कब तक का समय दिया है कि कब तक वो करेंगे आप? अभी उनका विधानसभा सत्र चल रहा है। विधानसभा सत्र होने के बाद उन्होंने कहा कि एक बार मुलाकात हम लोगों से कर लें, उसके बाद उसका प्रोसेस करेंगे। तो मुख्यमंत्री ने वादा जरूर किया है, हालांकि ये जब मलेशिया जा रहे थे उससे पहले भी मिले थे और उन्होंने उसमें भी कहा था कि आप परफॉर्म करके आइए, हम आपके साथ हैं, पूरा झारखंड आपके साथ है और आप जब कोई भी मेडल जीतते हैं हम आपका स्वागत करेंगे। और जब ये गोल्ड जीत कर आए तो उनका गर्मजोशी से उन्होंने भी स्वागत किया, मिले भी गर्मजोशी से और उन्होंने वादा किया है कि आने वाले समय में हालांकि जो खर्च हुआ आने जाने के उसके अलावा भी वो कुछ और मदद करेंगे इस प्रतिभा को और भी बढ़ाने के लिए। आप ये बताइए कि इस खेल में आने से पहले, जैसे आपको मैंने देखा कि आप पैर आपका जो है वो विकलांग है, पैर से आप विकलांग है, तो ये कैसे हुआ और क्या कुछ हुआ था, ये सब कैसे हुआ? देखिए, मैं बचपन से दिव्यांग नहीं था। लगभग 3 साल के थे जब मैं चल रहा था। मेरे पेरेंट्स और मेरे अभिभावक लोग बताते हैं उसके हिसाब से मैं चल फिर रहा था, अच्छा खासा दौड़ रहा था। बट उस यानी टाइम जन्म के 3 साल तक आप बिल्कुल सही थे, कोई दिक्कत नहीं थी? जी जी। उसके बाद पोलियो, मुझे थोड़ी सी बीमारी हुआ तो उसी बीच में मुझे पोलियो ने ग्रस्त कर लिया और धीरे धीरे मेरा पैर कमज़ोर होते चला गया और पूरी तरह से कमज़ोर हो गया, जिसकी वजह से मैं चल फिर नहीं सकने लगा। तो फिर आप कोई डॉक्टर से दिखाए? जी, काफ़ी डॉक्टर से मैंने दिखाया, जहाँ जहाँ मेरे गार्जियंस को बुला गया उन लोगों ने लेके गए और काफ़ी ट्रीटमेंट किया। यहाँ तक कि मेरा ट्रीटमेंट जिसको एक बार बताऊँ तो लोग यकीन शायद नहीं ना भी कर पाएँ, क्योंकि एक ड्रम में पूरा फुल पानी था जो कि मेरा कहा जाए कि गर्दन तक को पानी रहता था और काफ़ी हॉट रहता था, काफ़ी गर्म मतलब था कि जिसको ये ट्रीटमेंट कहाँ चल रहा था आपका? ये घर पे ही चल रहा था। ये काफ़ी गर्म घर पे? जी, मेरे ही घर पे भी चल रहा था। किसने ये ट्रीटमेंट बताया था आपको? ये एक आए हुए थे बाहर से, जिसको बोलेंगे बाबा या कुछ जो भी कहिए, वो आए हुए थे। वो बोले कि हम 1-2 आदमी को हम ठीक कर चुके हैं, सो आपको भी हम ठीक कर देंगे और ठीक करने का कॉस्ट तब लूँगा जब आप ठीक हो जाएंगे। अच्छा, खाली मुझे खाने पीने का जो भी होगा उनकी व्यवस्था कर दीजिएगा, बाद बाकी जो ठीक होने के बाद जो भी कॉस्ट होगा मैं आपसे लूँगा। ठीक है। तो बोल के उन्हें कहा तो मतलब ठीक है। मुझे लालसा था कि मेरा भी पैर ठीक हो जाए, मैं नॉर्मल लोगों की तरह चल फिर सकूं। वो लालसा की वजह से मेरे गार्जियंस भी। कितने दिनों तक चला ये ट्रीटमेंट? ये ट्रीटमेंट लगभग 3 महीना चला था, 3 से 4 महीना। इसका तो कोई रिजल्ट नहीं निकला। मैं बताना चाहूँगा कि इसमें कैसे उन्होंने ट्रीटमेंट कर रहा था। गर्म खौलता पानी डाला हुआ रहता था ड्रम पे। खौलता हुआ पानी? जी। कौन सा मौसम में थे? आपका क्या बोले, यही मौसम, बरसात का ही मौसम था, जब बरसात गर्मी मिक्स था उस टाइम। तो एक बार अगर हाथ डाले उस पर तो आदमी झटका से हाथ को हटा दे। अच्छा, इतना हॉट रहता था। तो शुरुआत में तो धीरे धीरे वहाँ प्रयास किया, तुरंत घुसता था फिर निकलता था। ऐसा आदत सा हो गया उस गर्म पानी पे रहते रहते कि एक बार मुझे लगता नहीं था कि अब गर्म पानी है। अच्छा। और रात में क्या करता था कि ट्यूब के सहारे से पैर को बांध दिया जाता था और बाजू के पास गमछी या तो फिर कोई रस्सी के सहारे
दूरी में बांध दिया जाता था और रात भर उसको खींच के टाइट से रखते थे ताकि मेरा पैर सीधा हो सके। तो काफ़ी कष्ट होता था, लेकिन उस कष्ट को बर्दाश्त करते हुए कि कहीं मेरा पैर ठीक हो जाए। लगभग ये प्रोसेस 3 महीना तक लगातार चला। पर डे ऐसा होता था कि पानी थोड़ा देर के लिए ठंडा नहीं होने दिया जाता था, एकदम दिन भर गर्म ही रहना चाहिए ताकि शरीर नॉर्मल रह सके, शरीर को सॉफ्ट हो सके। सॉफ्ट होने के बाद पैर सीधा हो सके बोल के मैं फिर उन्होंने भी एक पहाड़ था वहाँ ले जाके हमको 7 दिन 8 दिन रखा था। वहीं पे पहाड़ के ऊपर में भी रहा। इस तरह से बहुत प्रयास किया मेरे पैर को ठीक करने के लिए, लेकिन देखे कि कोई सुधार नहीं होने लगा। उसी बीच उन्होंने चुपके से चला गया, कुछ बताया भी नहीं। हाँ, चुपके से निकल गया बिना बताए हुए। और उस टाइम मैंने सोचा कि अब इसके पीछे पागल होने से बेटर है कि हाँ अपना ले इसको और अपना करियर पे ध्यान दो, पढ़ाई लिखाई। क्योंकि यानी आपने उस चीज़ को करियर के बारे में बताया, पढ़ाई लिखाई कैसी और कहाँ तक हुई आपकी? जी, मैं बचपन से राजकीय प्राथमिक विद्यालय उजीर में 5वीं तक पढ़ाई किया। इसी पे पैदल चलते हुए, जैसे मैं अभी चलता हूँ तो चल के बगल में ही है, यहाँ पे सामने पे ही वहाँ पढ़ाई किया 5वीं तक। उसके बाद किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं होने के कारण सर अगल बगल कोई स्कूल, बड़ा स्कूल नहीं था, सिर्फ 5वीं तक ही अगल बगल ही जहाँ पे था। तो 2 साल तक मैं पढ़ाई छोड़ दिया था, पढ़ाई रुक गया था। तब जाके मदर टेरेसा हाई स्कूल 98 में खुला, 97-98 में। तो वहाँ पता चला कि हाँ इस बगल में यहाँ से 6-7 किलोमीटर दूरी पे। उसी बीच मुझे ट्राईसाइकिल रेड क्रॉस से मिला, कैंप लगा तो वहाँ पे गया था, वहाँ से मुझे ट्राईसाइकिल मिला। उसी ट्राईसाइकिल से जाने लगा। उस टाइम मेरा बहन, तीनों बहन जो थी और मेरा भाई था, उसको धक्का देकर। खुद से चलाते थे कि कोई आपको सपोर्ट करता था? जी, खुद से हाथ से चलाते थे, साथ साथ मेरा बहन तीनों सपोर्ट करते थे। जो बड़ी वाली थी धक्का लगा के ले जा रहे थे, और उसी तरह से जाते थे। और वहीं मदर टेरेसा हाई स्कूल में निःशुल्क मुझे दिया गया। स्कूल का नाम बताना चाहूँगा कि संत मदर टेरेसा हाई स्कूल न्यूरी विकास पे है। न्यूरी विकास, ये उनका प्रिंसिपल रामेश्वर ठाकुर सर हैं। और उन्होंने मुझे बोला कि आप पढ़ाई करो, जितना भी कॉस्ट खर्च होगा वो मेरे तरफ से रहेगा। तब तो उन्हें जब मालूम हुआ कि आप गोल्ड मेडल जीते हैं थ्रोबॉल में, तो बड़ा प्रसन्न हुए होंगे? जी, जाने से पहले उनको पता चला था, तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया था, पर किसी कारणवश मैं उन तक जा नहीं पाया। आने के बाद मिले कि नहीं? मैं भी जा नहीं पा रहा हूँ। सोचा हूँ कि मंडे आसपास प्रयास करता हूँ कि जाऊँगा, उनसे मुलाकात करके जरूर जाऊँगा, क्योंकि आज उन्हीं का आशीर्वाद से आज इस मुकाम तक पहुँच पाया हूँ। क्योंकि सुनो जी, ये तो आपने स्कूली शिक्षा बताई, आगे की पढ़ाई कॉलेज कैसे गए और आगे कितना तक पढ़ाई किया आपने, कैसे किया? जी, आगे कॉलेज रांची जो पहले था अभी तो ख़त्म हो चुका है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद यूनिवर्सिटी बन चुका है। और वहाँ से इंटर का कोर्सेज जो है सो क्लोज कर दिया है। वहाँ मैं पढ़ाई कर रहा था, किया था, एडमिशन करा था साइंस में। और यहाँ से जाने के लिए हमारे यहाँ मेरे बस्ती में ऑटो नहीं चलता था यहाँ से, क्योंकि रोड नहीं था, पगडंडी थी टाइप का, उबड़ खाबड़ रास्ता, कच्ची रास्ता थे, जिस वजह से यहाँ पे सुविधाएं नहीं थी। तो मतलब यहाँ से 2.5 से 3 किलोमीटर दूरी पे एक रास्ता था, वहाँ से ऑटो जाया करता था सुबह शाम एनी टाइम। तो सुबह में लगभग 10 बजे आसपास मैं यहाँ से निकलता था, और यहाँ से पैदल जैसा मैं अभी चलता हूँ उसी तरह से हाथ के बल से ही पैदल 2-3 किलोमीटर जाया करता था। और वहीं से ऑटो पकड़ के फिर इरबा चौक 2-3 किलोमीटर वैसे ही चलते थे आप? जी जी। अच्छा। और वहाँ से इरबा के लिए जाता था, और इरबा से फिर मुझे जो भी मिलता था ऑटो या तो फिर ट्रैकर जो चलता था लेबर के लिए और अदर पैसेंजर के लिए, उस पर बैठ के मैं जाया करता था पर डे। और चाहे वो बरसात हो चाहे ठंडा, पर डे मतलब किसी दिन ऐसा नहीं था कि मैं अब्सेंट करूँ किसी बहाने पे कि यानी पढ़ाई के प्रति भी आपका अच्छा रुझान था? जी। पूरा भारी बारिश होता रहता था, फिर भी छता माल लेके जाती थी वहाँ ऑटो तक छोड़ने के लिए, उसे ही चल के जाता था। और आपका वहाँ पे जाया करता था, और वहाँ से इरबा से आपका टेकर स्टैंड तक उसी गाड़ी पे जो भी मिलता था उससे जाते थे। उसके बाद वहाँ से फिर रिक्शा लेकर, जो अच्छा रिक्शा होता था उससे लेकर रांची कॉलेज जाया करता था। ये डेली का रूटीन था? जी, ये डेली का रूटीन था। फिर वैसे ही रिटर्न में जेल मोड़ जाते थे जहाँ पे टेकर स्टैंड है, वहाँ से शाम को लगभग कभी कभी 6 बजता था, 7 बजता था, क्योंकि नंबर वाइज गाड़ी रहता था। कभी कभी ऐसा हो जाता था कि लेबर गाड़ी पे बैठ के आना पड़ता था रात में। आने के दौरान में कभी ऐसा हो जाता था कि रात 7-8 बजे या कोई मिलता नहीं था, वेट करना पड़ता था। कुछ दूर पैदल आने पर कोई अगर मिल गया तो उनको लिफ्ट लेते थे। कभी कभी ऐसा भी होता था कि लिफ्ट देने वाला भी 1000 तरह के बहाने मारते थे कि मैं गाड़ी में हवा नहीं है, तो मेरा साइकिल का नहीं, साइड एरिया होने की वजह से। और साइड एरिया में। और यहाँ से जाने के समय दौरान भी अगर कोई मिल जाता था रास्ते में, तो उनको अगर बोलते थे
कि भैया हमको लेते चलिए, तो साफ इनकार करते थे। कोई कोई तो लेके चले जाते थे। कोई ऐसा आदमी थे कि जो कि देखने के साथ ही बोलते कि चलो लेके जाते हैं वहाँ तक जहाँ पे आपको ऑटो बैठना है या गाड़ी। मतलब हर तरह के लोग मिले, कुछ साथ दिए, कुछ साथ छोड़ दिए। जी जी। अच्छा। और उस तरह से बोलते थे कि कोई बोलता था कि गाड़ी में मेरा हवा नहीं है, हम जल्दी में हैं, लेट हो रहा है, ऐसे बहुत तरह के बहाने। कहाँ तक पढ़ाई हुई आपकी? जी, मैं इंटर के बाद मैं अपना ट्रैक चेंज कर दिया, कंप्यूटर पे चला गया। कंप्यूटर पे मैं अच्छा नॉलेज कर सकूँ और कंप्यूटर के आधारित पढ़ाई करने लगा। VFX हो गया, एनिमेटेड कोर्सेज करने लगा और मैं PG उसमें किया। तो फिर यहाँ इंटरमीडिएट किया, फिर आपने VFX किया, तो फिर स्पोर्ट्स में कैसे आ गया? ये कहाँ से रुझान आ गया? ये बचपन से रुझान था स्पोर्ट्स से। तो बचपन से रुझान था मेरा कि लोगों को खेलते हुए देखता था और खुद भी उसमें इन्वॉल्व होकर थोड़ा बहुत खेल लेता था। फुटबॉल वगैरह हाथ से ही मारते थे। तो ये रुझान मेरा बचपन से ही था। तो ऐसे ही खेलते खेलते ये रुझान और धीरे धीरे बढ़ते गया। कहाँ कौन आपके सपोर्टर रहे जो आपको यहाँ तक पहुँचाए? जी, मेरा परिवार सबसे पहला तो सपोर्टर रहा है। शुरू से ही उनका अच्छा सहयोग रहा है। मेरे मम्मी पापा का, भाई बहन, तीनों बहन का, खासतौर से तीनों बहन का मेरा प्रति जो सपोर्टिंग था वो काफ़ी हाई था। परिवार ने हमेशा आपका साथ दिया? जी, पूरा परिवार मेरा साथ हमेशा रहा। अच्छा अच्छा। हमेशा साथ दिया। तो उसी की वजह से मैं स्पोर्ट पे धीरे धीरे बढ़ता गया। तो सनोज जी, वहाँ से आप फिर नेपाल पहुँचे और नेपाल में भी आप मेडल जीत के आए, ब्रॉन्ज मेडल जीता था। जी जी। और उसके बाद आप मलेशिया गए और मलेशिया से गोल्ड मेडल जीत कर आए हैं। तो मेडल तो दिखाइए, जो गोल्ड मेडल जीता है आपने, कैसा है? दर्शक भी देखना चाहेंगे। जी जरूर जरूर। दिखाइए। तो यही है मेडल। जी, तो ये है मेडल और ये गोल्ड मेडल आपने पहना है। कैसा लग रहा है इस मेडल को पहनने के बाद, और ये जो सम्मान मिला कैसा लगा आपको? जी, बहुत खुशी लगा जब ये मेडल अचीव हुआ, जीता। और ये जो पहना उस टाइम काफ़ी खुशी हुई जिसको कि बता नहीं सकता। जब आपकी मेडल जीत कर पहने थे तो आपके लिए देश के लिए एक राष्ट्रीय गान बजा था, वैसा फीलिंग कैसा? काफ़ी खुशी का माहौल उस टाइम था। बहुत ही अच्छा लग रहा था कि अपने देश के लिए कुछ कर पाया, वो प्राउड अपने आप में लग रहा था। अब ये मेडल आपने जीता है मलेशिया से, अब आगे का क्या है, क्या प्लानिंग है? आगे का प्लानिंग है कि एशिया कप 2024 में जो होने वाला है उसमें, और पैरा ओलंपिक जो एक हमारे देश में ओलंपिक के जो होता है वो उस पर पार्टिसिपेट करके उसमें गोल्ड मेडल लाने का मेरा इच्छा है। और मैं उसमें प्रयास करूंगा कि उसमें एशिया जो कप होने वाला वो इसी का है? जी, थ्रोबॉल का ही एशिया। और वर्ल्ड कप भी आपने बताया? जी, वर्ल्ड कप भी इसी का होने वाला है। जी, थ्रोबॉल का ही, उसमें भी गोल्ड जीतना है और फिर पैरा ओलंपिक में भी। जी जी। तो देश के लिए ये प्रतिनिधित्व करते हुए ओलंपिक में गोल्ड, एक और गोल्ड दिलाना चाहते हैं थ्रोबॉल में। ये है सनोज महतो जी। तो उपेक्षाएँ काफ़ी है, इच्छाएँ काफ़ी है। अगर राज्य सरकार के और देश के सरकार का जो देख रहे हैं पब्लिक, अगर इन सब का सहयोग मिले तो ये आगे और भी कर सकते हैं। तो अंत में सनोज जी, आपसे विदा लेने से पहले सिर्फ यही जानना चाहेंगे कि आप आज के युवाओं को क्या कहना चाहेंगे जो सबल है और जो जिनके साथ अक्षमता है, उन सभी लोग आपसे क्या प्रेरणा लें, क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि लोग अपनी मेहनत से हटे नहीं, भागे नहीं, वो मेहनत करेंगे। मेहनत से ही एक दिन मुकाम हासिल होता है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि वो लोग भी जो अगर खेल का क्षेत्र में है तो अच्छा से अपना खेल का प्रयास करें और खेल को करने का प्रयास करें ताकि वो अच्छा से अच्छा खेल भी कर सकते हैं। और जो अदर किसी भी लाइन पे हैं तो वो निस्वार्थ भाव से यानी ईमानदारी से अगर अपना मेहनत करेंगे तो निश्चित तौर पे वो भी उस मुकाम पे पहुंच सकते हैं। यही मैं कहना चाहूँगा। या यूँ कह सकते हैं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, क्योंकि लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती। तो ये हैं सनोज महतो जी, जिन्होंने झारखंड रांची के साथ साथ पूरे देश का नाम रोशन किया है, मलेशिया में गोल्ड मेडल जीता। और इन्होंने ये कहा कि जब मैं कुछ प्रयासों के बाद, 3 साल के बाद जब मेरी क्षमता का परिचय पता चला तो मैंने प्रयास किया कि वो ठीक हो सके हर संभव। और जब ये पता चल गया कि अब ये ठीक नहीं हो सकता है, यानी कि इनको पोलियो हो गया था जो कि ठीक नहीं हो सकता है, तो इन्होंने इसे एक्सेप्ट कर लिया और उसके बाद इन्होंने उसे नेगलेक्ट किया और अपनी क्षमता को विकसित किया, पढ़ाई भी जारी रखी, शिक्षण भी किया। पूरा शिक्षा ग्रहण करने के बाद इन्होंने खेल में प्रतिभा हासिल करते हुए नेपाल के बाद मलेशिया में गोल्ड मेडल जीता है। और अब आगे ये एशिया, वर्ल्ड कप और फिर पैरा ओलंपिक में भी मेडल जीतना चाहते हैं। तो इनके लिए हम सब
थंडर न्यूज़ की तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि आप फिर से गोल्ड मेडल जीतें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने इस शुभकामनाएं मुझे दी है। और साथ ही साथ हम ये कहना चाहेंगे कि ऐसे प्रतिभाशाली लोगों को हम सब सहयोग करें ताकि ये आगे बढ़ें और अपने देश का नाम रोशन करें और समाज में एक परिचय, एक एग्जाम्पल बने कि हम सब कुछ ना कुछ कर सकते हैं, हम सब में कुछ ना कुछ क्षमता है। बहुत सारे खिलाड़ियों के लिए हम कहेंगे कि झारखंड सरकार, हमारे केंद्र सरकार यानी भारत सरकार और समाज सब सहयोग करें। ऐसे और भी लोग हैं जिनसे हम आपको समय समय पर रूबरू कराते हैं। तो ऐसी और तमाम खबरों के लिए बने रहिए थंडर न्यूज़ के साथ। मैं दीपक वर्मा, थंडर न्यूज़।